देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा में 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 3 चरणों में चुनाव होंगे और बाकी है। करीब 380 सीटों पर मतदान पूर्ण हो गया है और लगातार बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी 400 सीटों की बात करते रहे हैं। विपक्ष हालांकि इस नारे पर लगातार सवाल भी उठाता रहा है। साथ ही विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि भाई ये लोग 400 सीट इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि इनको संविधान बदलना है और बहुत तरह की बातें। क्या बीजेपी वाकई में ये ऐतिहासिक नंबर जो है, जो 400 का नंबर जो प्रधानमंत्री ने दिया है, क्या ये सच्चाई में तब्दील हो सकता है? क्योंकि ऐसा एक ही बार हुआ है और वो मैंडेट इंदिरा गांधी जी की सिंपैथी को लेकर राजीव गांधी को मिला था। तो क्या नरेंद्र मोदी वो 400 का नंबर पा सकते हैं? और सबसे बड़ी इस नारे की यही सफलता भी है कि विपक्ष अब 400 के नारे पर बात कर रहा है। मतलब एक तरह से ये मान ही रहे हैं कि मोदी 3.0 की वापसी जो है वो तय है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश उपाध्याय सर हैं। राकेश सर किसी पहचान के मोहताज नहीं है। देश के बड़े-बड़े संस्थानों से काम किया है और देश अब लेकिन सर ने थोड़ा-सा अपना रास्ता बदला है। अब एजुकेशन के क्षेत्र में सर चले गए हैं। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। सर एक चीज मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जो 400 की बात कर रहे हैं या फिर लगातार बीजेपी भी कह रही है, इसमें आपको कितनी सच्चाई या दम लगता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे वजह होती है, केवल नारा तो नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी का दावा है, वो उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, जो उनके भीतर एक कॉन्फिडेंस है, उसकी ओर वो संकेत करता है। दूसरी बात ये है कि पिछले 10 वर्षों में जो भारत सरकार की ओर से योजनाएं चली हैं, काम हुए हैं, उनका सीधा असर सामान्य नागरिक के जीवन में दिखाई पड़ रहा है। और इसलिए सामान्य नागरिक जो वोटिंग पैटर्न होता है, अब तक जो वोटिंग रुझान होता है, जिन-जिन वजहों से भी आप उसको एनालाइज़ करते समय देखते हैं कि भाई है, किसी की जाति है, किसी का धर्म है, किसी का क्षेत्रवाद है, किसी का भाषावाद है। ये सब जो ट्रेडिशनल जनता के रुझान को तय करने वाली चीज़ें रहती हैं, वो अब टूट चुकी हैं। अब देश बहुत आगे जा चुका है, 140 करोड़ का देश है और उसमें से जो नई पीढ़ी है, उसमें नई उमंग है, एक नई उम्मीद है, नई आशा है। तो वो दुनिया भर में जो डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड, मानदंड सब दिखाई पड़ते हैं, उसके हिसाब से अपने गाँव, देहात और अपने शहर, कस्बे, अपने राज्य को भी बदलता हुआ देखना चाहती है। क्योंकि अब एक डिजिटल रिवॉल्यूशन के इस दौर में सारी दुनिया एक ग्लोब में कन्वर्ट हो गई। तो ज़ाहिर-सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर देश के 140 करोड़ लोगों की उम्मीद टिकी है और पिछले 10 वर्षों में उन्होंने जो काम किए हैं या भारत सरकार की जो योजनाएं चली हैं, वो सीधे तौर पर सामान्य जनता को, सामान्य जनमानस को और विकास के आखिरी पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को ध्यान में रख कर के उन्होंने योजनाएं बनाई। उन योजनाओं में भेदभाव नहीं। जैसे मैं केवल एक एग्जांपल देता हूँ, आयुष्मान योजना। ठीक है, कमर्शलाइज्ड हुआ है सब कुछ, मेडिकल प्रोफेशन में महंगाई आ गई है, दवाएं महंगी है, चिकित्सा महंगी है, सब कुछ महंगा है, लेकिन जो इलाज कराने वाले हैं वो अपने हिसाब से व्यवस्था कर लेते हैं। ऐसे में कॉमन मैन, आम आदमी कहाँ जाएगा जिसकी आमदनी उस स्तर पर नहीं है कि वो 5 स्टार हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करा सके। सरकारी हॉस्पिटल में एक तरह से जनता का जो प्रेशर है, दबाव है, उससे मुक्ति आखिर कैसे मिलेगी? प्राइवेट हॉस्पिटल में जा नहीं सकते क्योंकि जेब में पैसा नहीं है और सरकारी हॉस्पिटल में क्यू इतनी कतार इतनी बड़ी है कि नंबर नहीं लग रहा है। ऐसे समय में भारत सरकार ने जो आयुष्मान योजना को लॉन्च किया, उसने एक बड़ी उम्मीद देश के अंदर जगा दी। तो आप इसको स्पष्ट रूप से समझ लें
कि 5 लाख रुपए तक की जो चिकित्सा है और पोस्ट ऑपरेशनल जो खर्चे हैं, इवन एडमिशन के समय जो खर्चे हैं, दवा के खर्चे हैं, तमाम पैथ लैब के खर्चे हैं, उन सब खर्चों को इंक्लूड करते हुए गरीब आबादी को कितनी बड़ी राहत देती है, ये पहले नहीं सोचा गया। हमने देखा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गरीब आदमी अगर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, थैंक यू सर, थैंक यू, तो इलाज के दौरान अगर मृत्यु हो गई तो फिर आप समझ सकते हैं कि उसकी डेड बॉडी देने से लोग मना कर देते थे। आयुष्मान योजना एक तरह से बहुत क्रांतिकारी योजना है जो मोदी सरकार ने एक सौगात के रूप में हिंदुस्तान की जनता को सौंपी है और इसका लाभ सारा देश ले रहा है। ऐसी ही सब योजनाएं हैं जो सर मैं जो हूँ 2014 से आपको जान रहा हूँ। 2014 में मैं उसी न्यूज रूम का हिस्सा था जिस न्यूज रूम का आप भी हिस्सा रहे, और उस समय तो मैं बहुत छोटा था, आपके सामने की बात है, आपने देखा है मुझे मैं कैसा था। तो मैंने उस दौरान भी आपको देखा है कि आपने जो भी न्यूज रूम का मिजाज था या जो भी हमारे संपादक साहब सोचते थे उस समय, आप उससे विपरीत चीजें बताते थे और आपने दावे से, आप इकलौते ऐसे आदमी थे पूरे न्यूज रूम परिणाम दीवार पे लिखे हुए हैं और ये परिणाम है। आप 2014, 2019 और ये 2024, ये तीनों चुनावों में क्या अलग लग रहा है आपको या क्या समानता लग रही है? देखिए, कोई समझना मुश्किल चीज नहीं है। पॉलिटिकल एनालिस्ट की मत सुनिए, जनता की सुनिए। जो नुक्कड़ चौराहे हैं, जो आपके चाय खुमचे वाले हैं, दुकान वाले हैं, ऑटो वाले हैं, ठेले वाले हैं, और गांव गिरांव अगर आप जाते हैं तो किसी 2-4 गांवों में घूम करके, और सामान्य जनता भी है, हमारा जो अनुसूचित वर्ग है, इवन सब जातियों के लोग हैं, उनके बीच में थोड़ा सा उठने बैठने से आपको एक अंदाजा मिल जाता है कि देश में जो मतदाता का रुझान है वो किस दिशा में जा रहा है। तो मैं उस दिशा में देखता हूँ, कोशिश करता हूँ और उसको सच्चाई से समझने की कोशिश करता हूँ। अपने किसी विचार को या हमारा किसी के प्रति झुकाव है उसको सामने रख करके जब हम कोई चीज़ सोचने लगेंगे तो हमारा निर्णय कभी सही नहीं जाएगा, हमारा आकलन भी सही नहीं जाएगा। हमें पहले तटस्थ होना होगा। एक जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ होना चाहिए, एक हमारा निरीक्षण तटस्थ होना चाहिए। उसमें से हम जो सोचते हैं वो हम इम्पोज ना करें किसी के ऊपर। हाँ, हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसमें से हमें निकालना चाहिए अर्थ कि हो क्या रहा है। तो वही टेक्निक है, वही बात है। और वो आप अगर रुझान के हिसाब से देखेंगे तो चीजें दिख जाती हैं। अब इस देश में 80 सर तो ये लोग जो दुकान चला रहे हैं एनालिसिस के नाम पर, विश्लेषण के नाम पर, मैं बताऊंगा आपको, 80 करोड़ से अधिक आबादी देश में मुफ्त राशन उठा रही है, उसको मुफ्त राशन मिल रहा है। आप कुछ लोग उस पर कमेंट कर देंगे, अरे भाई मुफ्त राशन दे रहे हैं। अरे मुफ्त राशन क्यों नहीं देंगे भाई? देश एक क्राइसिस से निकला है कोरोना की। देश की इकोनॉमी को संभालने के लिए एक हमें बूस्टर डोज देना पड़ेगा। तो जो गरीब आवाम है उसको, एक 80 करोड़ से अधिक आबादी है, उसको भारत सरकार लगातार दे रही है और आगे भी देने की उसकी पूरी घोषणा है। तो जाहिर सी बात है, वो आदमी का जब पेट भरा रहेगा तो उसके दिमाग में विचार आते हैं कि हम क्या करें, रोटी रोजगार की क्या व्यवस्था करें, अपने बिजनेस की क्या व्यवस्था करें, गांव देहात में हमारे लिए क्या संभावना है, या हमें फिर कहीं और अवसर खोजना चाहिए, हम अपने बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा और ट्रेनिंग दें। तो ये सब चीजें तब आदमी सोचता है जब उसका पेट भरा रहता है। सरकार ने उस आवाम को पेट की ओर से निश्चिंत कर दिया है कि तुम्हें उतना अनाज देंगे जितने में तुम्हारा पेट भरेगा, लेकिन तुम्हें आगे और प्रयास करने होंगे। देखिए, अप दीपो भाव, मनुष्य को अपने किए से ही, अपने परिश्रम से ही सफलता मिलती है। तो मैं समझता हूँ ये सरकार कॉमन मैन के, आम लोगों के इंटरेस्ट में, उनके हित में पूरा काम कर रही है, और इसका लाभ ही उसको, परीक्षा की तैयारी आप आखिरी समय में करेंगे तो परीक्षा की तैयारी नहीं होगी, लेकिन आप लगातार केवल इलेक्शन को ध्यान में रख करके नीति बनाएंगे तब भी आपको सफलता नहीं मिलेगी।
आप कॉमन मैन की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए जब कोई काम करते हैं तो उसका जो पेनेट्रेशन है, उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो रिवोल्यूशन है, वो बहुत गहरे जाता है। वही हो रहा है भारत में। सर एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ, जैसे आप ये मुफ्त योजना जो अनाज वाली है, तो पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। अभी कांग्रेस पार्टी और उससे जुड़े जो तमाम जो एक पत्रकारों की पूरी लॉबी है, आपको पता है, वो लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हर महिला को, हर परिवार में कांग्रेस आती है तो हर परिवार को जो है 1 लाख रुपया देगी। तो ये तो अनाज से ज्यादा का ऑफर है ना। इस पर आपको लगता है कि इस बात का इम्पैक्ट हो नहीं रहा है, या वोटर इस बात को समझता है कि इसमें चालबाजी है? मतदाता समझ गए झूठ बोल रहे हैं, ये देंगे नहीं। और पहले रह चुके हैं 70 साल, हमारे हालात में कोई बदलाव आया नहीं है। आप किसी को 1 लाख रुपया देंगे, लेकिन उसके गांव घर तक सड़क ही नहीं है, उसके गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, उसके कस्बे में नालियां बजबजा रही हैं, हाँ? उसको बिजली नहीं है, पानी नहीं है, उसको ऊर्जा नहीं है। तो ये सब ना दे करके आप घोषणा कर देंगे 1 लाख रुपया दे देंगे, अरे फिर आप हम लूट लेंगे। यहाँ तो अच्छी 4 लेन 6 लेन 8 लेन सड़कें दूर दराज जिलों में चली गई हैं। जिन नदियों पर पुल नहीं थे उन नदियों पर पुल आ गए हैं। रेलवे की हालत बदली है। आप देखिए गांव गांव अच्छी सड़कें जा रही हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जो स्वच्छता अभियान है उसमें से इज्जत घर शौचालय योजना, और हर घर को एनर्जी, यानी जिसके घर में रसोई गैस नहीं है उसको ऊर्जा ईंधन की व्यवस्था करना। और अभी तो प्रधानमंत्री ने जो घोषणा कर दी है 1 करोड़ घरों को हम सोलर एनर्जी से आच्छादित कर देंगे, और उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। टैप वाटर भेजेंगे हर घर तक। ये जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भारत की आजादी के 10 साल के भीतर हर घर तक पहुंच जाना था। पहले तो कांग्रेस को यही जवाब देना पड़ेगा ना, 70 साल पहुंचा क्यों नहीं? क्या कर रहे थे आप? जिस दौर में दुनिया के तमाम देश हमारे साथ ही जो मुक्त हुए, इजराइल भी मुक्त हुआ, चाइना भी लगभग उसी समय मुक्त हो रहा है, एक नया रूप ले रहा है, तमाम दुनिया के देश हैं, वो कहां से कहां पहुंच गए और आपने कहां ले जाकर खड़ा कर दिया। आज आप 1 लाख रुपया ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे कोई हमारे ऊपर एहसान कर देंगे। अरे इस सरकार ने तो जो गरीब थे उनके घरों को बनवाने के लिए 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक दे दिया। आप देने की बात कर रहे, देंगे, यहां दे दिया। आप 1 लाख रुपया देंगे, यहां 5 लाख तक का कैशलेस इलाज दे दिया, आगे उसको बढ़ाने वाले हैं। तो एक है कि हमने वादा किया है निभाएंगे, एक है भैया हमने वादा नहीं किया था पर हमने दे दिया आपको। अब आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आपको करना है, उस दिशा में बात आगे बढ़ रही है। अब देश बदल गया है, देश देख रहा है। इसलिए मैं नहीं समझता कि भारत सरकार इस समय आजादी के बाद के अपने इतिहास में सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्सेस के आधार पर, वायदों के आधार पर नहीं, अपने काम के आधार पर खड़ी हो गई है और सारी दुनिया के लिए एक वो बेस्ट मॉडल ऑफ गवर्नेंस के रूप में दिखाई पड़ रही है। मेरा ये कहना है, और ये बात भारत के आम लोग समझ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, भारत में जो चुनाव हो रहा है ये 70% बनाम 30% है। हाँ, 30% वोट विपक्ष के पास है, कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा वो भी 70% वोट इस समय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिस्टिंक्शन लेकर के अपनी इस वार्षिक परीक्षा में जो 5 वर्ष में होती है उसमें खड़े हैं। 100 में 75 वोट उनके साथ खड़ा है। सर एक चीज बताइए, हम लोग 2013-14 से ये लगातार देखते रहे हैं, हर चुनाव से पहले, आपको पता हमारे जो संपादक महोदय थे उस समय, उसके बाद भी एक तरह की पूरी लॉबी है सर। हर चुनाव से पहले ये लोग भविष्यवाणी करते हैं कि मोदी जा रहे हैं, मोदी की हवा खत्म है, मैजिक खत्म है। ये लोग चुनाव दर चुनाव, अनुभव तो होता है, मैं बहुत कम उम्र का हूं लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है जीवन में। ये लोग सच क्यों नहीं देखते हैं या सच क्यों नहीं बोलते हैं? क्या कारण है कि ये लॉबी हर बार माहौल बनाती है और फिर हारने के बाद फिर अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है? ललित जी, लोग मेरे बारे में बहुत तमाम प्रकार की बातें करते हैं, मुझे उससे कोई सर मैंने सुना है सर न्यूज रूम में, मुझे याद है सर।
तो मैं तो दिल्ली उस दौर में आया जब एनडीए सरकार जा चुकी थी, जी जी यूपीए सरकार दिल्ली में थी। मैं लगभग 2004 में जब दिल्ली में पहली बार आया पत्रकारिता के लिए, तो कुछ समय हिंदुस्तान समाचार में काम करने का मुझे मौका मिला, उसकी रिलॉन्चिंग टीम में भी मैं था। और एक तरह से मेरी पत्रकारिता के मूल करियर की शुरुआत टेलीविजन चैनलों में जब हुई, तो यूपीए सरकार के ही मंत्री थे सूचना के सोर्स। तो मेरे पास तो कोई ऐसा समर्थन थोड़े था कि मैं कोई बड़ा मेरा संबंध है पावर कॉरिडोर्स में। मैंने तो बड़े संघर्ष में और बड़े आत्मीयता के साथ और बड़ी सच्चाई के साथ पत्रकारिता के करियर में एक अपने जो भी मुझे जगह मिल सकी मैंने पाई। और मैं अपने एडिटर्स की तो कोई इज्जत करता हूँ, है ना। मेरे साथ मैंने बहुत तरह के संपादकों के साथ काम किया है। मैंने आदरणीय रविंद्र अग्रवाल जी के साथ काम किया है, हमारे आशुतोष भटनागर जी उनके साथ काम किया, श्री राम जोशी के साथ काम किया। उसके बाद मैंने सतीश केसिंग जी न्यूज़ के चीफ एडिटर हुआ करते थे, उनके साथ काम किया। उसके पहले तरुण विजय जी के साथ काम किया। उसके बाद मैंने जैसा आपने कहा सुधीर चौधरी जी के साथ भी मैंने काम किया। मैंने अजीत अंजुम जी के साथ काम किया, मैंने प्रबल प्रताप सिंह के साथ काम किया, विशाल शर्मा के साथ काम किया, पुण्य प्रसून वाजपेयी के साथ मैं रहा, उनका प्रोड्यूसर रहा मैं। और हमारे सुप्रियो के साथ काम किया मैंने अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह के साथ काम किया। तमाम एंकर है इस देश के अंदर। हमारे स्वर्गीय रोहित सरदाना भाई की याद आती है, वो हमारे एंकर थे जी न्यूज में। और इन सब लोगों के लिए मैंने एंकर लिंक लिखा है। मैंने मेहनत की है, सुबह से लेकर और 11 बजे रात तक मैंने न्यूज रूम में काम किया है। और इसलिए कोई कुछ कहता है तो मुझे उसमें फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर कह रहा हूं, मैं पत्रकारिता की जो फ्रेटर्निटी है उनकी इज्जत करता हूं। कोई भी हो, किसी भी विचार का हो, विचार को रखो अपने पास, लेकिन विचार को अपने स्टेटमेंट में और अपने एनालिसिस में मत लाओ, है ना। इस देश में दुर्भाग्य यही है कि जो लेफ्ट के लोग हैं वो अपने हिसाब से इस देश को चलाना चाहते हैं। पंथ है, वाम पंथ ने हर चीज की अपनी परिभाषा बना रखी। कम्युनल का जब परिभाषा करेंगे तो उनको भाजपा कम्युनल दिखाई पड़ेगी, आरएसएस कम्युनल दिखाई पड़ेगी, और कुछ भी हिंदू अगर अपनी कोई बात कहता है तो कम्युनल दिखाई पड़ेगा। बाकी कहीं कुछ कम्युनलिज्म नहीं है। बाकी सब किसी प्रकार का भी एक्टिविटीज हो, आतंकवाद हो, जिहादी आतंकवाद हो, वहां आंख मूंद लेते हैं। ऐसे ही हर चीज में उनके दो मापदंड है। ये जो दो मापदंड है आज से नहीं है, ये आजादी के पहले से चल रहे हैं। और इन्होंने भारतीय शिक्षा में भी इसी तरह के चीजें डाल दी, एक इंजेक्शन लगा दिया सबको, है ना, एनेस्थीसिया लगा करके, और अपने मन मुताबिक चिंतन करना ये सिखाते हैं। हाउ टू थिंक प्रॉपरली, हाउ टू थिंक इन ए बैलेंस वे। अरे भाई, पहले सच्चाई को आगे रखो, सत्य को सामने रखो, और फिर बैलेंस हो, ये होना चाहिए। सत्य के आलोक में संतुलन चाहिए, सत्य के आलोक में आपको तथ्यों का विश्लेषण चाहिए। अब सत्य को सामने रखते ही नहीं हो, सामने अपनी आइडियोलॉजी को लेकर आ जाते हो, तो इसके कारण आप हमेशा गलत साबित होते हो, है ना। इसी को कहते हैं एजेंडा ड्रिवन, नैरेटिव ड्रिवन। आप एजेंडा ड्रिवन, नैरेटिव ड्रिवन मत चलो। चिल्लाते रहोगे जिंदगी भर, तुम्हारी आवाज जो है नक्कार खाने में तूती रहेगी, कोई सुनेगा नहीं तुम्हारी। क्यों? तुम सच्चाई पर हो ही नहीं। तुम तो सब जनता को गधा समझते हो, सब जनता को मूर्ख समझते हो, सब समझते हो सब बिक गए हैं, सब जो है मोदी के पीछे चल दिए हैं, ये हाक ले गया है, संप्रदायवाद, बाजारवाद, दुनिया भर का नारा लगाओगे, इसमें देखिए सबको बहकाया जा रहा है। अरे सब बहक रहे हैं, एक आप ही समझदार है दुनिया में। देश अपने हितों को जानता है, जिसको रोटी चाहिए पेट में, जिसको ढकने के लिए छत चाहिए, जिसको बरसात में बचने के लिए जगह चाहिए, जिसको अपने नौनिहालों के भविष्य की चिंता है, जिनको शिक्षा चाहिए, वो देख रहे हैं कि मुझे कौन देने वाला है, कौन दे रहा है। एक रत्ती ये सेवा का काम कहीं नहीं करते ये लोग। मोदी के बारे में अंट संट बकते रहेंगे, बकते ही आ रहे हैं 25 साल से, तो क्या फर्क पड़ेगा। वो आदमी तो मैंने कहा ना कि 60 के दशक से चला है, जिस गांव देहात के रास्ते उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, और करते 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 सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर आ गए। लेकिन आज भी आम आदमी से जुड़ाव, आम आदमी के मूल्यों से जुड़ाव, आम आदमी की श्रद्धा
और शक्ति से जुड़ाव, यही उनके पीछे की शक्ति है। इसलिए वो किसी सर इन चुनावों में, चूंकि चुनाव में बार बार नंबर्स की बात होती है, 2014 का नंबर तो मुझे आपका याद है, 2019 में भी आपकी भविष्यवाणी मुझे याद है। मैं ये चाह रहा हूं कि क्या बीजेपी 2014, 2019 का अपना ही रिकॉर्ड इस बार तोड़ने जा रही है या फिर संशय की स्थिति है? कोई संशय नहीं है। बीजेपी 2019 से बड़ी जीत लेकर के केंद्र में वापसी करने जा रही है। मैं आपको कह रहा हूं, मैं उसका आकलन का आधार मैंने बता दिया कि 75% आदमी हिंदुस्तान का इस समय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ खड़ा है। 100 में 75। अब मेरा ख्याल है इस समय 100 में 67 लोग 68 लोग वोट डाल रहे हैं, ठीक है ना? तो 67 68 जो भी परसेंटेज आ रहे हैं आप देख ही रहे हैं, मिनिमम 66 सर लोग लगातार इस बात का भी एनालिसिस कर रहे हैं कि 2019 के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज कम है। आपने देखा होगा फर्स्ट फेज के बाद से ये नैरेटिव चलाया गया कि वोटिंग परसेंटेज कम है, इसीलिए उदासीनता है सरकार के लिए और सरकार जा रही है। ये जो परसेंटेज कम है कांग्रेस का कम है। कांग्रेस कम सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस के मतदाता जो कमिटेड कांग्रेस को ही देते रहे पंजे पर, वो वोट देने नहीं जा रहे हैं इंडिया अलायंस के बाकी दलों को। सर ये तो बिल्कुल नई चीज बता रहे हैं, मेरे ध्यान में बिल्कुल ये बात नहीं है, एकदम नहीं। ये जो 1-2%, 3% के लगभग 2.5% की गिरावट दिखाई पड़ रही जगह जगह, वो इंडिया अलायंस का वोट नहीं जा रहा है। हाँ, वो किसी कारण से उसके मन में है, भाजपा को नहीं दे रहा होगा, लेकिन वो कांग्रेस को भी नहीं दे रहा है, इसलिए वोट परसेंटेज और भाजपा का वोट कमिटेड जो है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, 2014 में जिन्होंने भाजपा को वोट दिया, जिन्होंने 2019 में दिया, 2024 में ऐसा कौन सा कारण आ गया जो नहीं देंगे?